ड्रग्स केस मामले में अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान का जो बेल ऑर्डर है वो अब जारी हो गया है। इस बेल ऑर्डर में अदालत की ओर से कई अहम चीज़ें कही गई हैं। अदालत ने कहा है आर्यन और बाकी आरोपियों के बीच साजिश के कोई सबूत नहीं मिले हैं। उनके बीच व्हाट्सएप चैट में कुछ भी आपत्तिजनक नहीं है। आर्यन, मुनमुन और अरबाज एक साथ क्रूज में सफ़र कर रहे थे। यह अपने आप में उनके खिलाफ साजिश के आरोप का आधार नहीं हो सकता। क्रूज ड्रग्स केस में आर्यन खान को एनसीबी ने 2 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था और 28 अक्टूबर को आर्यन खान को शर्तों के साथ बॉम्बे हाईकोर्ट ने जमानत दी थी। तो वहीं बेल ऑर्डर रिलीज होने के बाद कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक ने एनसीबी के अधिकारियों पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि ये पूरा मामला किडनैपिंग और उगाही का था, लेकिन किरण गोसावी के सेल्फी के बाद उन्हें एक फर्जी मामला तैयार करना पड़ा। हाई कोर्ट के आदेश से ये स्पष्ट हो गया कि आर्यन खान के मामले में पूरी तरह से फर्जीवाड़ा रचा गया। ये पूरी तरह से किडनैपिंग और उगाही का मामला था। सेल्फी लीक होने के कारण फर्जीवाड़ा करके जाली मामला बनाया गया। अब जिस तरह से हाईकोर्ट ने आदेश दिया है, स्पष्ट हो गया कि फर्जीवाड़ा रचा गया। केंद्र सरकार को समझना पड़ेगा कि कोई अधिकारी फर्जीवाड़ा रचकर पूरी तरह से लोगों को बदनाम कर रहा है, उगाही कर रहा है, ऐसे अधिकारी पे कार्रवाई करे, उसे बचाने का काम ना करे। आर्यन खान ड्रग्स क्रूज केस में बॉम्बे हाईकोर्ट की ओर से 14 पन्नों की डिटेल्ड ऑर्डर कॉपी अब सामने आई है, जिसमें कई सारे सवाल अब एनसीबी पर उठने लगे हैं। आपको याद होगा कि किस तरह से बॉम्बे हाईकोर्ट ने ही आर्यन खान और जो दूसरे आरोपी थे उन्हें ड्रग्स केस में जमानत दी थी, और अब जो उनकी ऑर्डर कॉपी आई है जो 14 पन्नों की है, उससे एनसीबी की कार्रवाई पर सवाल उठने लगे हैं। इसकी वजह यह है क्योंकि जो अदालत की ओर से कहा गया है उसमें कहा गया है कि कोई भी ऐसे सबूत या क्रिमिनल एविडेंस नहीं मिले हैं आरोपियों के खिलाफ। साथ ही साथ जिस तरह से बार बार कहीं ना कहीं हमने देखा कि एनसीबी जिक्र कर रही थी कि व्हाट्सएप चैट्स के ज़रिए इलिसिट ड्रग ट्रैफिकिंग, यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनका कहना था कि इंटरनेशनल ड्रग ट्रैफिकिंग हो रहा था, ऐसा कोई भी चीज़ साबित नहीं कर पाए हैं। साथ ही साथ इसमें भी साफ साफ लिखा है कि आर्यन खान के पास से ना ही कोई सब्सटेंस मिला है, यानी ना ही कोई ड्रग्स मिला है। ड्रग्स मुनमुन और अरबाज के पास से ज़रूर मिला है, लेकिन उसकी क्वांटिटी भी कम थी। और साथ ही साथ ये लोग एक दूसरे को जानते नहीं थे। अरबाज और आर्यन खान ज़रूर दोस्त थे, लेकिन वो मुनमुन को नहीं जानते थे। और जिस तरह से जो चैट्स बार बार जिसका जिक्र एनसीबी की ओर से किया जा रहा था, उसकी पढ़ाई करने के बाद अदालत ने उसमें ऐसे कोई कॉन्स्पिरेसी की बात या ऐसी कोई साजिश की बात अदालत को सामने नहीं दिखी है। एनसीबी ने 3 आरोप लगाए थे: कंजम्पशन यानी ड्रग्स का सेवन करना, पोजेशन यानी ड्रग्स रखना, और साथ ही साथ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ ड्रग्स यानी ड्रग्स बेचना और ड्रग्स खरीदना। लेकिन जो अदालत की अगर आप ये ऑर्डर कॉपी पढ़ेंगे तो इसमें से ऐसा कोई भी चीज़ साबित नहीं हो पा रही है जिसकी बात एनसीबी के अधिकारी कर रहे थे। तो अब ये भी देखना अहम होगा कि इसके ऊपर एनसीबी के अधिकारी क्या कहते हैं, क्योंकि एक बार फिर से उन पर सवाल उठने लगे हैं, क्योंकि बॉम्बे हाईकोर्ट ने भी अपनी ये ऑर्डर कॉपी में ही माना है कि ऐसे कोई सबूत नहीं मिले हैं अब तक। मुंबई से सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया। तो वहीं बड़ी खबर राजस्थान से आ रही है, जहां पर अशोक गहलोत सरकार का नया मंत्रिमंडल शपथ लेगा। अशोक गहलोत ने अब से कुछ देर पहले ही अपने सभी मंत्रियों से इस्तीफा लिया है। सभी मंत्रियों ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। पूर्व परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने इस बारे में मीडिया को जानकारी दी है। सारे मंत्रियों के इस्तीफे के बाद सियासी सरगर्मी और भी तेज हो गई है, क्योंकि कल गहलोत सरकार के नए मंत्रिमंडल में जो नए चेहरे आएंगे उनमें कितने पुराने मंत्रियों को जगह मिल पाएगी, गहलोत की सत्ता विधानसभा में वोटिंग के दौरान बचने वाले कितने वफादारों को मंत्री पद मिलेगा, सचिन पायलट खेमे से कितने विधायकों को मंत्री पद हासिल हो पाएगा, साथ ही सहयोगी दल के बहुजन समाज पार्टी से भी क्या किसी को मंत्री बनाया जाएगा। ये सारे सवाल आज रात भर और कल नए मंत्रिमंडल के शपथ ग्रहण तक छाया रहने वाला है। इस्तीफे सब मंत्रियों के हो गए। कल 2 बजे सबको प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में बुलाया गया है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट की मीटिंग हुई, अशोक गहलोत जी की अध्यक्षता में। वहां पर माकन साहब उपस्थित थे, डोटासरा जी उपस्थित थे, सारे मंत्री उपस्थित थे, और पार्टी नेतृत्व जो फैसला करता है तो सबने इस्तीफे दे दिए। अब कल 2 बजे सब प्रदेश कांग्रेस कार्यालय पर इकट्ठे होंगे। उसके बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी, माकन साहब तय करेंगे किसको कहाँ जाना है, कहाँ पर उसके बाद क्या प्रोग्राम होता है, वो सब डिसाइड हो जाए।
देखिए, अशोक गहलोत ने अपने सारे मंत्रिमंडल से इस्तीफा ले लिया है। इसका मतलब ये है कि अब वो पूरी तरह से पुनर्गठन कर सकते हैं पूरे मंत्रिमंडल का और मंत्री परिषद का, दोनों का, यानी कि कैबिनेट एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। अब समझ में ये आ रहा है कि 4 से 5 लोग जो पायलट समर्थक हैं उनको जगह मिल सकती है। इनमें जो नाम आगे चल रहे हैं, हेमाराम चौधरी, ब्रिजेंद्र ओला, दीपेंद्र सिंह शेखावत, मुरारी मीना और रमेश मीना, ये नाम आगे चल रहे हैं। और जहां तक अशोक गहलोत के खुद के लॉयलिस्ट का सवाल है, शकुंतला रावत का नाम चल रहा है, महेश जोशी को जगह मिल सकती है, विश्वेंद्र सिंह का भी नाम चल रहा है क्योंकि उन्होंने पायलट गुट के साथ उनको हटाया गया था उस समय में। जाट लीडर हैं, भरतपुर से हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट लीडर हैं। उनके अलावा बीएसपी के जो पूर्व एमएलए हैं उनको भी अकोमोडेट करना चाहेंगे अशोक गहलोत, क्योंकि उनका जो समर्थन है बहुत इंपॉर्टेंट है विधानसभा में। इनमें राजेंद्र सिंह गुड़ा और जोगेंद्र रवाना का नाम है, और जो निर्दलीय है वो भी चाहेंगे कि उनको भी जगह मिले क्योंकि उनका भी समर्थन है गहलोत सरकार को। इनमें संयम लोढ़ा, बाबूलाल नागर, ये नाम चल रहे हैं। महादेव खंडेला, उनका नाम चल रहा है, और ट्राइबल बेल्ट से जो मालविया जी हैं उनका भी नाम चल रहा है। लेकिन आखिरकार क्या रहेगा ये देखना है कल 4 बजे जब मंत्रिमंडल शपथ लेगा। कृषि कानून के रद्द होने के बाद किसान खुश तो हैं, लेकिन उन्होंने ये साफ किया है कि वो दिल्ली की सीमाओं से तुरंत जाने वाले नहीं हैं। संयुक्त किसान मोर्चा के कोर कमेटी में अब ये तय हुआ है और इसका ऐलान भी किया गया है कि 29 नवंबर को किसान संसद मार्च करेंगे। मेरे सहयोगी सौरभ शुक्ला की ये रिपोर्ट देखिए। कृषि कानून रद्द होने के बाद सिंघू बॉर्डर पर स्टेज को बाकायदा फूलों से सजाया गया, मिठाइयां बांटी गईं, घंटों गुरु का कीर्तन किया गया। जीत की खुशी मनाने भारी तादाद में किसान पंजाब और दूसरे राज्यों से सिंघू बॉर्डर पहुंचने लगे। अभिनेत्री गुलपनाग भी किसानों के बीच पहुंची। हैरान करने वाली अनाउंसमेंट तो ज़रूर थी, पर इस अनाउंसमेंट से हम लोग खुश हैं क्योंकि ये जो एक जीत है वो किसानों की जीत है, किसानों के दृढ़ संकल्प की जीत है। पिछले 1 साल से सर्दी में, गर्मी में, कोरोना काल के बीच वो यहाँ डटे रहे हैं। मुझे बस इस बात का अफसोस है कि ये जो अनाउंसमेंट प्रधानमंत्री जी ने अब की है वो अगर कुछ महीने पहले की होती तो शायद 700 से भी अधिक लोगों की जान नहीं गई होती। संयुक्त किसान मोर्चा की कोर कमेटी की बैठक हुई जिसमें यह तय हुआ कि किसान ऐलान के मुताबिक अपने सारे कार्यक्रम करते रहेंगे। किसान 22 तारीख को लखनऊ में बड़ी महापंचायत करेंगे। 29 नवंबर से हर रोज 500 की तादाद में संसद मार्च किया जाएगा। किसान संगठन सरकार से बातचीत करने की अपील करेंगे। एमएसपी की गारंटी को लेकर सरकार पर दबाव बनाया जाएगा। जो भी कार्यक्रम हमने घोषित किए थे वो बदस्तूर होंगे। 22 तारीख को लखनऊ में इको पार्क में रैली होगी और अब तो और भी ज़्यादा जोश के साथ अब तो विजय मिली है भाई। देश के तमाम किसानों को हम आमंत्रित करेंगे कि मोर्चे पे आइए। किसानों का कहना है कि वो यूपी में आंदोलन और तेज करेंगे क्योंकि अभी तक लखीमपुर हिंसा को लेकर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी को बर्खास्त नहीं किया गया है। जो लखीमपुर नरसंहार है, नरसंहार के जो दोषी हैं आज भी खुले घूम रहे हैं, तो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री को बर्खास्त किया जाए, वो भी हमारा एक मिशन है। और एमएसपी पे सरकार बुला के क्या बात करती है, किस वे में जाता है एमएसपी का इश्यू, अभी आंदोलन ये चलता रहेगा। किसान अभी जीत का जश्न मना रहे हैं, पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या किसान संसद से कानून रद्द होने के बाद भी दिल्ली सीमाओं से चले जाएंगे। किसानों की बैठक में चर्चा हुई कि अगर ये तीनों कानून रद्द करने थे तो फिर पहले ही कर देते, 700 किसानों की मौत नहीं होती। और उनको लगता है कि ये सही मौका है, सरकार दबाव में है, तो एमएसपी की गारंटी पर भी सरकार से कोई वादा ले लिया जाए, क्योंकि दोबारा अगर किसान चले गए तो इतना बड़ा आंदोलन खड़ा करना मुश्किल होगा। फिलहाल आखिरी फैसला रविवार को 1 बजे संयुक्त किसान मोर्चा की पूरी बैठक में लिया जाएगा कि क्या किसान संसद में ये तीनों बिल जब रद्द हो जाएंगे उसके बाद दिल्ली की सीमाओं से जाएंगे या नहीं। इसके लिए कल रविवार को एक बैठक है, उसमें आखिरी फैसला होगा। सहयोगी गौरी प्रसाद के साथ सिंघू बॉर्डर से सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। बीजेपी नेता वरुण गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखी है। लखीमपुर हिंसा मामले में गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी पर कार्रवाई करने की मांग उन्होंने की है। वरुण गांधी ने कहा है कि केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के खिलाफ कार्रवाई हो। इसके अलावा वरुण गांधी ने चिट्ठी में लिखा है कि एमएसपी पर कानून बनाए सरकार
किसानों के सभी मुद्दे जल्द निपटाए जाएं। साथ ही शहीद किसानों के परिवार को 1-1 करोड़ सरकार मुआवजे के रूप में दे और आंदोलन के दौरान किसानों पर दर्ज की एफआईआर रद्द हो। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू एक बार फिर विवादों में घिर गए हैं। करतारपुर साहिब में उन्होंने पाकिस्तान के पीएम इमरान खान को बड़ा भाई बता दिया। सिद्धू ने कहा कि उन्होंने मुझे बहुत प्यार दिया है। बाद में सिद्धू ने सफाई दी, बात का बतंगड़ कोई भी बना सकता है। On behalf of Prime Minister साहब, ऑनर से पाकिस्तान सबकी तरफ से आपको खुशामदीद है। मेरा बड़ा भाई, वेरी वार्म, मेरा बड़ा भाई, उसमें बहुत प्यार। We have been waiting for this day for so long. बहुत प्यार। थैंक यू, गॉड ब्लेस। लांगा खुलिया, मैं शुकराना करदा। ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਿਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਗਿਆ ਸੀ, ਲੋਕ ਛੋਟੀਆਂ ਜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੱਕ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਛੱਪੜਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਟੋਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਖੂਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ, ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਮੈਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਸਿਰਫ 3 ਕਰੋੜ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਸਕੇ, बल्कि लोगों को खुशहाल कर सके। दक्षिण भारत के कई राज्यों में भारी बारिश के कारण बाढ़ का कहर है। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु के कई हिस्सों में बाढ़ जैसे हालात हैं। भारी बारिश के चलते अब तक 15 से ज़्यादा लोगों की मौत भी हो चुकी है। उमा सुधीर की ये रिपोर्ट देखिए। आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में भारी बारिश की वजह से जेसीबी पर फंसे 10 लोगों को हेलीकॉप्टर की मदद से बचाया गया। मुश्किल भरे इस बचाव अभियान में जुटे लोगों की सभी ने हौसला बढ़ाया। कड़प्पा जिले के राजमपेट में 3 बसों पर फंसे लोगों की किस्मत उतनी अच्छी नहीं थी। अन्नमया प्रोजेक्ट में बहुत सारा पानी आ गया। चैयूर नदी में बाढ़ आई, जिससे राष्ट्रीय राजमार्ग पानी में डूब गया। मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने बुरी तरह प्रभावित रायलसीमा जिले का हवाई सर्वे किया। 1 लाख एकड़ में लगी फसलों के बर्बाद होने की आशंका है। बारिश से थोड़ी राहत मिली है, लेकिन कई गांवों का संपर्क दूसरी जगहों से टूट चुका है। तिरुपति में बाढ़ है। तिरुपति से तिरुमला पैदल पहुंचने के लिए जो श्रीवारी मेट्लू है, उसे काफी नुकसान पहुंचा है और उसे बंद करना पड़ा है। अधिकारियों का कहना है कि 12 से 14 सेंटीमीटर बारिश भी तिरुपति के लिए झेलना मुश्किल रहा, क्योंकि उससे पहले 10 दिन लगातार बारिश हो रही थी, जिसकी वजह से स्वर्णमुखी नदी और सारे जलाशय भर गए थे और मिट्टी की नमी भी बहुत ज्यादा हो गई थी। उसकी वजह से बाढ़ बहुत बड़ी हो गई। अनंतपुर, कड़प्पा और चित्तूर जिले से रिपोर्ट्स के साथ उमा सुधीर, एनडीटीवी इंडिया के लिए। नोएडा शहर को 3 से 10 लाख वाली आबादी के शहरों में सबसे साफ शहर के पुरस्कार से नवाजा गया है। नोएडा को 5 स्टार गार्बेज फ्री सिटी का भी पुरस्कार मिला है। नोएडा प्राधिकरण को इस बार नोएडा शहर के लिए स्वच्छ सर्वेक्षण में 2 अवार्ड से सम्मानित किया गया है। पहला 5 स्टार गार्बेज फ्री सिटी का सम्मान दिया गया है। दूसरा 3 से 10 लाख की पॉपुलेशन कैटेगरी में नोएडा को क्लीनेस्ट सिटी का अवार्ड दिया गया है। तो वहीं सिटी एक्सप्रेस में आज फिलहाल इतना ही। आप मुझे, मेरे वीडियो जर्नलिस्ट अशोक महाडिक और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सिर्फ एनडीटीवी इंडिया। नमस्कार।